एपी न्यूज। नमस्कार, मैं संतोष। आपका स्वागत है लोकतंत्र प्रहरी 8 PM न्यूज में, जहां हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत प्रदेश एवं देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। तो आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। जशपुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। 49 लाख रुपए के इनामी 8 नक्सलियों ने एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के सामने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने का फैसला किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। 49 लाख रुपए के कुल इनामी 8 नक्सली ने एसपी और सीआरपीएफ के डीआईजी के समक्ष आत्मसमर्पण किया। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर मुख्य धारा से जुड़ने का निर्णय लिया है। अधिकारियों ने बताया कि लगातार चलाए जा रहे अभियान और पुनर्वास नीति का सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। इस घटना को नक्सली संगठन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। खास तौर पर मिसिर बेसरा की गिरफ्तारी के बाद संगठन की गतिविधियों पर असर पड़ने की बात सामने आई है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि क्षेत्र में नक्सल उन्मूलन अभियान आगे भी इसी तरह जारी रहेगा। इस आत्मसमर्पण को बस्तर संभाग में शांति और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है। सर, मूल रूप से मेरा ये बीजापुर जिला है, यहीं के रहने वाला हूँ। तो उस समय मैंने हर घर से, हर गांव से लोगों को बताया जाता था, मैंने बोला जाता था सब घर घर से जाना है। तो उसको सुनकर के और बाकी यहाँ मैंने मान लीजिए पूरा गांव में ऐसी स्थिति था कि सब घर से जा रहे थे, हम भी खुशी से गए थे। आपका गांव कौन सा था? गंगालोक थाना सावनार गाँव है सर। जी सर। कौन कौन से ऐसे बड़ी घटनाओं में आप शामिल रहे हैं? ऐसा वहाँ तो हम जाने के बाद बड़ा घटना तो हम लोग की तरफ से नहीं हुआ सर। हम लोग मैंने फोर्स की तरफ से हमारे ऊपर हुआ, लेकिन हम लोग की तरफ से बड़ा घटना नहीं किए। हम 2014 में वहाँ गए हैं झारखंड में। सब लोग तो समर्पण कर दिए थे, आप लोग इतना लेट क्यों? सर, मैंने हमको वहाँ से आने में मैंने थोड़ा मेरा कहने से क्या जरूरत नहीं था, थोड़ा हमको बनाना पड़ा। हम यहाँ का मैंने बीजापुर पुलिस, उसके बाद वहाँ का मैंने राज्य पुलिस, उसके बाद सीआरपीएफ का हमको मदद लेना पड़ा। उसके थ्रू से हम यहाँ आए हैं। सर, लास्ट मैंने हम लोग 8 जन निकले। वहाँ होगा झारखंड में अभी भी 20-15 जन ऐसे होंगे, उससे ज़्यादा नहीं है झारखंड में। जिस इलाके में हम थे वहाँ तो नहीं है, पूरा सब खत्म हो गया है। सावन माह की शुरुआत से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने परिवार सहित कबीरधाम स्थित भोरमदेव मंदिर में भगवान शिव की विधिवत पूजा अर्चना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश की सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना करते हुए कांवड़ यात्रियों पर पुष्प वर्षा करने का भी ऐलान किया है। सावन माह के शुभ अवसर से पहले मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय परिवार सहित भोरमदेव मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान शिव के विधि विधान से पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में शांति, विकास और जन कल्याण के लिए भी प्रार्थना की। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी उपस्थिति देखने को मिली। मुख्यमंत्री ने सावन के दौरान कांवड़ यात्रियों के स्वागत की विशेष तैयारियों की जानकारी दी। उन्होंने कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का ऐलान करते हुए श्रद्धालुओं के सम्मान का संदेश दिया। प्रशासन को सावन पर्व के दौरान श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री के इस दौरे को सावन पर्व की तैयारियों और धार्मिक आस्था से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यक्रम के रूप में देखा जा रहा है। आज बाबा भोरमदेव के दरबार में हम सब परिवार पहुंचे हैं और साथ में हमारे विधायक महोदया श्रीमती भावना बोहरा, हमारे जिला भाजपा के अध्यक्ष, हमारे संगठन के लोग, सभी लोगों की उपस्थिति में केरल के पंडितों द्वारा बाबा भोरमदेव की विधिवत पूजा अर्चना की गई है और छत्तीसगढ़ की खुशहाली की कामना किए हैं। छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, छत्तीसगढ़ में सुख समृद्धि हो। तो सावन में तो सौभाग्य है छत्तीसगढ़ का और भोरमदेव का कि यहाँ पर भारत सरकार के प्रसाद योजना में करीब 148 प्रारंभ भी हो गया है और पिछले हर साल यहाँ पर कांवड़ियों के ऊपर में फूल बरसाने के लिए हम लोग आते हैं
हमारे डिप्टी सीएम के साथ जो इस क्षेत्र के विधायक भी हैं वो इस साल भी आएंगे। रायपुर के तेली बांधा स्थित ऑक्टोपस बार में देर रात लगी भीषण आग ने पूरे इलाके में अफरा तफरी मचा दी है। आग ने आसपास की दुकानों और कई दोपहिया वाहनों को भी अपनी चपेट में लिया है, जिसके बाद दमकल की टीमें मौके पर पहुंची। रायपुर जिले के तेली बांधा स्थित ऑक्टोपस बार में देर रात अचानक भीषण आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और आसपास के क्षेत्र में फैल गई। आग की चपेट में आसपास की कई दुकानें और कई दोपहिया वाहन भी आ गए। घटना की सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। घटना के बाद इलाके में कुछ समय के लिए अफरा तफरी और दहशत का माहौल रहा। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है और जांच शुरू कर दी गई है। प्रशासन नुकसान का आकलन कर रहा है तथा मामले की विस्तृत जांच जारी है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में साप्ताहिक बाजार उस वक्त अफरा तफरी में बदल गया जब करेला के बीच छिपे कोबरा सांप ने एक युवक को डस लिया। घटना के बाद बाजार में दहशत फैल गई, जबकि घायल युवक को तत्काल सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। बिलासपुर शहर के नेहरू नगर स्थित गणेश चौक के साप्ताहिक बाजार में उस समय हड़कंप मच गया जब एक युवक को कोबरा सांप ने डस लिया। जानकारी के अनुसार युवक सब्जी खरीदने के दौरान करेला उठा रहा था, तभी करेलों के बीच छिपे बैठे कोबरा ने अचानक उस पर हमला कर दिया। सांप के डसते ही युवक दर्द से चीख पड़ा और आसपास मौजूद लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद बाजार में कुछ देर के लिए भगदड़ जैसे हालात बन गए। स्थानीय लोगों ने घायल युवक को तत्काल उपचार के लिए सिम्स अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों के अनुसार युवक का इलाज जारी है और उसकी फिलहाल हालत स्थिर बताई जा रही है। घटना के बाद बाजार में सब्जियों के बीच सांप मिलने की खबर ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है और मामले को लेकर सतर्कता बरतने की सलाह दी जा रही है। अंबिकापुर में निजी स्कूलों की किताब नीति को लेकर अभिभावकों में नाराजगी बढ़ गई है। जिला अभिभावक गण संघ ने महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें अनिवार्य करने का आरोप लगाते हुए डीईओ से कार्रवाई की मांग की है। अंबिकापुर के कई निजी स्कूलों पर महंगी प्राइवेट पब्लिकेशन की किताबें अनिवार्य करने के आरोप लगे हैं। इस मुद्दे को लेकर जिला अभिभावक गण संघ ने जिला शिक्षा अधिकारी को शिकायत पत्र सौंपा। संघ का आरोप है कि स्कूल अभिभावकों पर निर्धारित दुकानों से महंगी किताबें खरीदने का दबाव बना रहे हैं। इससे अभिभावकों पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ रहा है। शिकायत में पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की गई है। साथ ही दोषी पाए जाने वाले स्कूलों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की भी मांग उठाई गई है। अभिभावकों का कहना है कि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। अब सभी की नजर जिला शिक्षा अधिकारी पर कार्रवाई और जांच के नतीजों पर टिकी हुई है। एकदम सही बात है और मेरी संस्था खास तौर पे इस पे विश्लेषण भी कर रही है और मैंने कई अभिभावकों से बात भी की है। प्राइवेट बुक्स तो पेरेंट्स ले ही चुके हैं और साथ में अभी एकदम मतलब प्रामाणिकता में ये बात सामने आई कि एनसीईआरटी के भी 2-4 बुक्स खरीदे जा रहे थे, तो दोहरी मार पड़ गई और सरकार का जो आदेश है उसकी तो खुलेआम खिल्लियां उड़ाई जा रही हैं। पहले पेरेंट्स जो है प्राइवेट ही बुक्स खरीदने में उनकी हालत खराब थी, अब उनको एनसीईआरटी भी खरीदना पड़ रहा है। तो ये तो मतलब ये बहुत मतलब हास्यास्पद चीज है और इस पर तत्काल एक्शन लिए जाने की जरूरत है, ताकि मतलब इतनी भी स्वेच्छाचारिता ना हो जाए कि ऐसे खुलेआम सरकार के आदेश का मजाक उड़ाया जाए। हाँ बिल्कुल, जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स हैं उसको फॉलो कराया जा रहा है यहाँ पे। और जैसा छत्तीसगढ़ शुल्क अधिनियम 2020 का प्रोविजंस है, उसके अनुरूप हम लोग कार्रवाई करवा रहे हैं। कई स्कूलों पे कार्रवाई की गई थी, शुल्क जारी किए गए थे, लेकिन कुछ ऐसे विद्यालय हैं जहाँ पे जिसको एग्जेम्पशन मिला हुआ है उस अधिनियम से, शुल्क अधिनियम से, तो वो कार्रवाई इस पर नहीं बनता है, तो वो शासन से मार्गदर्शन भी लिया जाएगा उस पर। ऐसे कितने स्कूल हैं आर्टिकल जो 29 और 30 के तहत कुछ अल्पसंख्यक विद्यालयों को या संस्थाओं को एग्जेम्पशन मिला होता है उस अधिनियम से, तो उस पर कार्रवाई नहीं बनती है। ज्यादातर जो शिकायतें थी इन्हीं संस्थाओं से मिली। माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट्स के लिए तो कोई ऐसा कोई बंधनकारी नहीं है, लेकिन जो शुल्क अधिनियम है उसमें शासन द्वारा
4 अभिभावकों की एक कमेटी बनती है जिसमें 4 शासन द्वारा अभिभावक नॉमिनेट होते हैं, एक शासकीय अधिकारी नॉमिनेट होता है और 4 अभिभावक स्कूल प्रबंधन नियुक्त करता है और स्कूल प्रबंधन का हेड होता है उसमें। तो मतलब कि 10 मेंबर्स होते हैं उसमें, वो डिसाइड करता है बुक्स के संबंध में और फी के संबंध में, तो वो डिसीजन लेते हैं। उसमें भी डिसीजन में ये सीजी बोर्ड और एनसीईआरटी द्वारा जो प्रिस्क्राइब बुक्स हैं उसको चलाना तो आवश्यक है। इसके अतिरिक्त जो किताबें चलाएंगे उसके लिए वो डिसीजन ले सकते हैं। एनसीईआरटी सीबीएसई तो बाध्यकारी है ये हर एक संस्था के लिए। रायगढ़ कलेक्ट्रेट में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई करते हुए राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के एक बाबू को कथित रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया। आरोप है कि सर्पदंश मुआवजा राशि जारी करने के एवज में 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। रायगढ़ कलेक्ट्रेट में एंटी करप्शन ब्यूरो यानी एसीबी ने बड़ी कार्रवाई की है। राहत एवं आपदा प्रबंधन शाखा के एक बाबू को 50,000 रुपए की कथित रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। आरोप है कि सर्पदंश पीड़ित के मुआवजा राशि जारी करने के बदले रिश्वत की मांग की गई थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने मामले का सत्यापन किया और ट्रैप की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान आरोपी कर्मचारी को कथित रिश्वत लेते पकड़ा गया। गिरफ्तारी के बाद एसीपी ने आवश्यक कानूनी प्रतिक्रिया शुरू कर दी। मामले में दस्तावेजों और अन्य साक्ष्यों की भी जांच की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद सरकार कार्यालयों में भ्रष्टाचार को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। धमतरी जिले में 53 पेटी अवैध शराब की जब्ती के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान बालोद जिले के अरकार स्थित सरकारी देशी शराब दुकान का कनेक्शन सामने आने से मामले ने नया मोड़ ले लिया है। धमतरी जिले में जब्त 35 पेटी अवैध शराब मामले की लगातार जांच आगे बढ़ रही है। जांच के दौरान बालोद जिले के अरकार स्थित सरकारी देशी शराब दुकान का कनेक्शन सामने आया है। इस खुलासे के बाद संबंधित सप्लाई चेन और वितरण व्यवस्था की जांच तेज कर दी गई है। अधिकारी पूरे मामले में शराब की आवाजाही और शोध की पड़ताल कर रहे हैं। मामले से जुड़े दस्तावेजों की रिकॉर्ड की भी जांच की जा रही है। यदि किसी स्तर पर अनियमितता या लापरवाही पाई जाती है तो संबंधित लोगों पर कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले ने अवैध शराब के नेटवर्क और उसकी सप्लाई व्यवस्था पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। अब जांच एजेंसियों की अगली कार्रवाई और आधिकारिक खुलासे पर सभी की नजर बनी हुई है। अरकार मदिरा दुकान से शासन के नियमों के विरुद्ध मदिरा विक्रय की जानकारी संज्ञान में आई है। प्रकरण में एडीओ को जांच के लिए आदेशित किया गया है और संबंधित प्रभारी अधिकारी को कारण बताओ नोटिस भी जारी हुआ है। सभी रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्रकरण में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सुकमा पुलिस ने नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। एसपी मयंक गुर्जर के नेतृत्व में इस कार्यवाही को पुलिस की बड़ी सफलता माना जा रहा है। सुकमा पुलिस को अंतर्राज्यीय गांजा तस्करी के खिलाफ अभियान में बड़ी सफलता मिली है। एसपी मयंक गुर्जर के नेतृत्व में पुलिस ने तस्करी के एक नेटवर्क का भांडाफोड़ किया है। कार्रवाई के दौरान गांजा तस्करी से जुड़े महत्वपूर्ण सुराग पुलिस के हाथ लगे हैं। पुलिस ने मामले में संबंधित आरोपियों और तस्करी के नेटवर्क की जांच तेज कर दी है। अधिकारियों के अनुसार यह कार्रवाई नशे के अवैध कारोबार पर प्रभावी प्रहार है। पुलिस पूरे नेटवर्क और इसके अन्य संभावित कनेक्शन की भी जांच कर रही है। मामले में जब्त सामग्री और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्यवाही जारी है। सुकमा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा। देखिए, हमें सूचना मिली थी कि जो कोंटा से मोटू जाने वाला मुख्य मार्ग है जो कि कृष्णा मंदिर चौक और उसके आसपास एक गाड़ी में 3 व्यक्ति जो हैं वो लोग गांजा लेके जा रहे हैं। सूचना की तस्दीक करने के लिए पुलिस के द्वारा एसडीओपी के नेतृत्व में टीम बनाई और टीम ने मौके पर जाकर जो गाड़ी थी उसको रेड किया। रेड करने के बाद उसे जब चेक किया गया तो उसके अंदर से तकरीबन 110 पैकेट गांजा, जिसमें हर पैकेट का वजन तकरीबन 2 किलो है, तो कुल मिला के 223 किलो गांजा जब्त हुआ। इसके साथ ही साथ उनके पास जो फ़ोन्स थे तीनों आरोपी के पास में 2 किलो फ़ोन्स जब्त किए गए हैं। जो गाड़ी क्रेटा थी वो जब्त की गई है।
और जो आरोपी हैं उन लोगों का नाम शंकर खारोल, मनीष खारोल और रामदेव खारोल है। ये मूलतः भिलवाड़ा राजस्थान के रहने वाले हैं। इसके अतिरिक्त इसके अंदर जो मेन चीज़ हमें समझ में आई वो ये थी कि जो गाड़ी थी क्रेटा, उसमें इन लोगों ने एक नकली नंबर लगा के रखा था जो कि OD02887858 था। और जबकि वाकई में जो नंबर प्लेट के पीछे हम जब चेक किए तो उसके अंदर राजस्थान में रजिस्टर्ड जो गाड़ी था उसका नंबर प्लेट लगा हुआ था। तो इसके साथ ही साथ मतलब ये लोग फर्जी वाला भी किए, तो उसमें जो फर्जी नंबर प्लेट बनाने की जो धारा है उसे भी ऐड किया गया है। और साथ ही साथ इनके जो कनेक्टिंग लिंक, जो बैकवर्ड लिंकेजेस हैं और जो फॉरवर्ड लिंकेजेस हैं उसको भी तस्दीक किया जा रहा है। फाइनेंशियल इन्वेस्टिगेशन भी की जा रही है। इसमें जो भी आगे कार्रवाई होगी उससे आपको अवगत कराया जाएगा। सूरजपुर में युवक की कथित पिटाई के बाद हुई मौत के मामले में पुलिस ने महिला की शिकायत पर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हालांकि सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जमानत मिलने के बाद पुलिस की कार्रवाई और कानूनी प्रक्रिया पर सवाल उठने लगे हैं। सूरजपुर जिले में युवक की कथित पिटाई के बाद हुई मौत का मामला लगातार चर्चा में बना हुआ है। महिला की शिकायत के आधार पर पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई करते हुए उन्हें न्यायालय में पेश किया। इसके बाद सभी आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जमानत मिल गई। आरोपियों को शीघ्र जमानत मिलने से पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाए जा रहे हैं। मामले को लेकर पीड़ित पक्ष और स्थानीय लोगों में नाराजगी की चर्चा है। पुलिस का कहना है कि उनसे उपलब्ध तथ्यों और कानूनों के अनुसार कार्रवाई की है तथा मामले की जांच जारी है। अब इस प्रकरण में आगे की न्यायिक प्रक्रिया और जांच के निष्कर्ष पर सभी की नजर बनी हुई है। उस दिन हरी आए थे मेरे घर, उसके बाद आए उनको कुछ गुंडा लोग आए। उसके बाद एक बैग मेरे घर से उठा के वो बैठे थे, मोबाइल देख रहे थे, मेरा पति भी देख रहे थे वहीं पे, मैं खाना बना रही थी। अब एक बैग गुंडा लोग आए, उनको उठाए और मेरे घर का सामने ले गए। उसके बाद उनको मारपीट कर रहे थे। फिर हम लोग दौड़ते दौड़ते दोनों निकले तो बोले कि नहीं, क्या हुआ, काहे ऐसा कर रहे हो, क्या हुआ ऐसे करके। तुम लोग कुछ बोल भी नहीं कर रहे थे, बोल रहे थे कि तुम लोग नहीं समझोगी इसको, तुम लोग जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। तो हम लोग बोलेंगे ऐसे कैसे होगा, हम लोग कैसे भागेंगे, कैसे हम लोग का घर का सामने मारने देंगे। तो बोले कि नहीं है, हम लोग समझ लेंगे। तो उसके बाद हम लोग को मारने पीटने लगे, उनको भी पकड़ लिए थे, मेरे को मारपीट भी करने लगे। फिर मैं उनके पास लिपट गए ऐसे करके। तो उसके बाद मैं कई बार बाइक में बैठा रहे थे तो मैं कितने बार उनको बचाने की कोशिश की, तो उनके साथ मेरे को भी पटक देते थे, गिरा देते थे। उसके बाद मैं फिर उठती थी, फिर वैसे उन लोग फिर पकड़ती थी, फिर बाइक से उनको गिरा देते थे। उसके बाद मैं उनका गले को एकदम पकड़ ली। मैं बोली कि नहीं, ऐसा कैसे होगा, मैं नहीं जाने दूंगी यहाँ से, मैं नहीं, काहे ले जा रहे हो, बताओ, जो करना है यहीं पे कर लो, कहा आप लोग का लड़ाई झगड़ा है, कहा है तो यहीं पे सुलझा लो, काहे ले जा रहे हो इनको उठा के। राजेंद्र जो है गोंदा निवासी के वहाँ उसके जो परिचित हरिनंदन राजवाड़े अपने साथियों के साथ आया था और रात के 9 बजे लगभग आरोपी ललित राजवाड़े और उसके साथी उन्होंने वहां घर में घुस के गाली गलौज की, मारपीट करके हरिनंदन को अपने साथ ले गए। बाद में जो है ये इसका पीछा करते हुए पहुंचे तो हरिनंदन जो है अधमरे हालत में सड़क किनारे पड़ा हुआ था केवरा चौक के पास में, और फिर उसके घर वालों ने उसको अस्पताल भिजवाया जहां उसकी मृत्यु हो गई। तो फिर इसमें हत्या का मामला पंजीबद्ध हुआ है और इसमें जो प्रत्यक्षदर्शी जो थे और उससे फिर पूछताछ की गई। कुछ लोग नामजद थे और कुल मिला के 10 आरोपियों को गिरफ्तार करके कल माननीय न्यायालय प्रतापपुर में पेश किया गया और जिसे बाद में न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया। छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ में फॉरेक्स ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के जरिए कथित निवेश ठगी के मामले में जांच तेज हो गई है। देश भर के निवेशकों की शिकायतों के बाद पुलिस ने पूरे मामले के हर पहलू की गहन जांच कर रही है। डोंगरगढ़ से जुड़े कथित फॉरेक्स ट्रेडिंग निवेश मामले में पुलिस की लगातार जांच आगे बढ़ रही है। देश के विभिन्न राज्यों से निवेशकों द्वारा शिकायतें दर्ज कराई गई हैं। शिकायतों के आधार पर पुलिस मामले के वित्तीय लेन देन और दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच के दौरान संबंधित प्लेटफॉर्म की कार्य प्रणाली और निवेश प्रक्रिया की भी पड़ताल की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ाई जा रही है। मामले में
जुड़े लोगों से पूछताछ और आवश्यक दस्तावेज जुटाने की प्रक्रिया जारी है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद तथ्यों के आधार पर आगे की वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल देश भर के निवेशकों की नजर इस मामले में जांच के निष्कर्ष और आगामी कार्रवाई पर टिकी हुई है। से हूँ, मेरा नाम कुटरंजीव मिर्जी है, कुटरंजीव बाहुबली मिर्जी। ये लॉन्ग एशिया में मेरे को कम से कम मैंने 8.5 लाख लगाया है और एक बार भी विड्रॉल नहीं लिया है। मार्च में उनका ट्रेडिंग सब कुछ बंद हो गया है मार्च में। तो आप कैसे इनके झांसे में पहुंचे, कैसे परिचय था इनका? हमारे मेरे जो लीडर है वो बंडू सर करके है और गंगाधर सर करके, उनके थ्रू मैं उधर जुड़ा हूँ। तो यहाँ आप एक शिकायत करो थाने में उनकी अभी? ठीक है, शिकायत करे हो? कितने लोग हैं जो आरोपी जिनके ऊपर शिकायत की आपने? और भी है। कितने आरोपी के? जो जैसे जो कुलदीप है, कुलदीप पाटिया है, फिर अभय कुंडले है और जोगिंदर वर्मा है और बस इतना ही मालूम है मेरे को। मयूर करके है। अभी वर्तमान में जो उस दिन आए थे तो उस संदर्भ में लोकल जो भी निवेशक हैं उनके हम पता कर रहे हैं और इसमें संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं और जांच उपरांत ही विधिवत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, इसमें जो आरोपी बताया जा रहे थे क्या पुलिस उनके तरफ रुख करी है कि जांच हुई है? अभी जो निवेश है उसके पूरे डिटेल हमें प्राप्त नहीं हुआ है कि किस तरीके से पैसे निवेश किए गए हैं, किस तरीके से रिटर्न हुआ गया है। तो उसी संदर्भ में हम जांच कर रहे हैं। जो निवेशक हैं उनके माध्यम से हमें पता चलेगा कि क्या हुआ है, कैसा हुआ है, तो उसके उपरांत ही कुछ कार्रवाई की जा सकेगी। बस्तर वन मंडल ने जंगलों की सुरक्षा को और मजबूत बनाने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है। अब थर्मल ड्रोन के जरिए रात के समय वन्य जीवों की गतिविधियों, अवैध कटाई और शिकार पर प्रभावी निगरानी रखी जा रही है। बस्तर वन मंडल ने जंगलों की सुरक्षा के लिए थर्मल ड्रोन से रात्रिकालीन निगरानी शुरू की है। यह अत्याधुनिक तकनीकी रात के अंधेरे में भी गतिविधियों का पता लगाने में सक्षम है। ड्रोन के माध्यम से वन्य जीवों की आवाजाही पर लगातार नजर रखी जा रही है। इसके साथ ही अवैध कटाई और शिकार जैसी गतिविधियों की भी पहचान तेज हो रही है। वन विभाग का कहना है कि इस पहल से जंगलों की सुरक्षा व्यवस्था और अधिक प्रभावी होगी। जरूरत पड़ने पर संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तुरंत मैदानी टीमों तक पहुंचाई जा सकती है। आधुनिक तकनीकी के उपयोग से वन संरक्षण और वन्य जीव सुरक्षा को नई मजबूती मिलने की उम्मीद है। बस्तर वन मंडल की यह पहल जंगलों की निगरानी में तकनीक के बढ़ते उपयोग का एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आज की खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए लोकतंत्र प्रहरी। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हर खबर पर नजर, सच, हिम्मत और जमीनी रिपोर्टिंग, देश, समाज और सत्य के लिए। एलपी न्यूज, आपकी आवाज।